तो कहानी शुरू होती है सीजन 3 के 185 डेज बाद से, जहां 11, विल, जॉयस और जोनाथन हॉकिंस से बाहर निकल के अब कैलिफोर्निया में रहने लगे हैं। 11 और विल दोनों लेनोर हिल्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो रोज सुबह जोनाथन के दोस्त अर्गाइल के साथ स्कूल जाते हैं। पर स्कूल में 11 को सारे बच्चे बुली करते हैं और ये बात 11 माइक से छुपाती है, क्योंकि अब वो अपनी पावर्स खो चुकी है और पहले की तरह कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। दूसरी तरफ हॉकिंस में माइक, डस्टिन, मैक्स और लूकस अभी भी एक स्कूल में साथ पढ़ रहे हैं, पर मैक्स और लूकस का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि मैक्स अपने पास्ट की वजह से थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगी है। डस्टिन और माइक हेलफायर क्लब नाम के क्लब के मेंबर बन चुके हैं। हेलफायर क्लब एक तरह का फैंटेसी गेम खेलता है जो ब्लैक मैजिक टाइप की थीम पे बेस्ड है, पर दोस्तों को ऐसा लगता है कि हेलफायर क्लब के लोग शैतान को पूजते हैं, इसीलिए उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लूकस हॉकिंस के बास्केटबॉल टाइगर क्लब का मेंबर बन चुका है और वो फाइनल चैंपियनशिप मैच जीत करके सबके सामने फेम कमाना चाहता है। आगे में दिखता है कि जॉयस को एक पार्सल आता है रशिया से, जिसके बारे में वो मरे को बताती है और मरे उसे उस पार्सल को चेक करने को बोलता है। उधर क्लास में सब लोग फिर से 11 को बुली करते हैं और वो रो के वहां से चली जाती है। और हॉकिंस में मैक्स फिलहाल स्कूल के मेंटल एक्सपर्ट से मिल रही है और उनसे सेशंस लेती है ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखता है कि मैक्स और डिप्रेशन की वजह से टॉयलेट में आ जाती है, जहाँ पे उसे क्रिसी की आवाज सुनाई देती है। क्रिसी टाइगर्स क्लब की चीयर लीडर है और साथ ही साथ टाइगर्स क्लब के कैप्टन की गर्लफ्रेंड भी। क्रिसी किसी को नहीं बताती कि उसे कुछ दिन से विजन्स आ रहे हैं, जो एक्चुअली माइंड प्ले का पहला विक्टिम होने वाली थी। इन सब विजन से परेशान होकर क्रिसी जंगल में एडी से मिलती है ड्रग्स लेने के लिए और उसे कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, इसलिए एडी और क्रिसी डिसाइड करते हैं कि वो रात में एडी के घर जाके वहां से ड्रग्स लेंगे। शाम में स्कूल में टाइगर्स क्लब का चैंपियनशिप मैच होता है जिसमें लूकस टॉप करता है, पर डस्टिन और माइक हेलफायर क्लब में एरिका के साथ गेम खेल रहे होते हैं और मैक्स वहां से चली जाती है। उसी शाम जब एडी और किसी घर पे पहुंचते हैं तो अचानक वहां पे माइंड पे क्रिसी पे अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। पर ये सब देख के एडी इतना डर जाता है कि वो वहां से भाग जाता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाली मैक्स ने सब देख लिया था। मॉर्निंग में एडी के घर पुलिस आती है और दूसरी तरफ माइक स्प्रिंग में छुट्टी मनाने एलो विल से मिलने आता है, जिससे अभी भी 11 ने सब बातें छुपा रखी हैं। रॉबिन और स्टीव जो अब एक डीवीडी शॉप पे काम करते हैं, वो दोनों और बाकी सभी लोग क्रिसी के मर्डर की न्यूज टीवी पे देखते हैं और नैन्सी अपने नए कलीग फ्रेड के साथ क्राइम सीन पे सब पता करने जाती है। उधर मरे और जॉयस को पार्सल में एक लेटर मिलता है जो किसी एंजो नाम के बंदे ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि अगर वो $40,000 यूरी नाम के एक बंदे को दे दें तो वो लोग हॉपर को रिहा कर देंगे, जो कि अभी भी रशियंस की जेल में कैद है। शाम में 11, विल और माइक तीनों लोग मॉल में घूमने जाते हैं, जहां माइक के सामने 11 की क्लासमेट एंजेला फिर से उसे बुली करती है, पर इस बार 11 गुस्से में उसकी नाक तोड़ देती है। तभी विल और माइक उसे लेके वहां से चले जाते हैं। पुलिस किसी के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है, जिसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर किसी की मौत की खबर सुन करके वो बहुत गुस्सा आ जाता है और पूरा का पूरा टाइगर्स क्लब एडी को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि एडी ने ही शैतान की पूजा करने की वजह से किसी की बलि दे दी होगी। माइक डस्टिन को सब बताता है और वो लोग जाके डीवीडी शॉप में स्टीव और रॉबिन से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि एडी ने किसी को नहीं मारा। उधर नैन्सी और फ्रेड क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, जहां पहली बार फ्रेड को भी माइंड फ्लेयर के विजन्स आते हैं और ये देखते ही वो काफी डर जाता है, क्योंकि माइंड फ्लेयर ने उसके पास के क्राइम को उसे याद दिला दिया होता है। नैन्सी की मुलाकात क्राइम सीन पे एडी के अंकल से होती है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें शक है कि ये सब विक्टर क्रील नाम के एक बंदे ने किया है। जिसकी कहानी सुनाते हुए वो बताता है कि बहुत ही साल पहले जब वो छोटे थे तब विक्टर क्रील नाम का एक आदमी यहाँ पे रहता था, जिसने अपनी पूरी फैमिली को जान से मार दिया था और ठीक उसी तरह अपनी फैमिली का मर्डर किया था जैसे क्रिसी को मारा गया है। उसे डाउट था कि अब वो पागल खाने से बाहर निकल चुका है और फिर से मर्डर करने लगा है। तभी अचानक माइंड फ्लेयर फ्रेड को जंगल की तरफ ले आता है और पहले से डराता है और फिर जान से मार देता है। उधर डस्टिन लोगों को भी एडी मिल जाता है, जो उन्हें सब कुछ सच बताता है कि क्रिसी की मौत कैसे हुई। अमेरिकन आर्मी के कुछ लोग डॉक्टर ओवेंस के पास आते हैं और उनसे 11 के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि सभी जो क्राइम्स अभी भी हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं 11 का ही हाथ है। उधर टाइगर क्लब के सभी लोग लूकस के साथ मिलकर एडी को ढूंढ रहे होते हैं। पुलिस नैन्सी से फ्रेड के बारे में पूछताछ करती है, जिसमें नैन्सी बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई। स्टीव और पूरे ग्रुप को फ्रेड के बारे में मालूम चलता है और वो नैन्सी से पूछते हैं, जो बताती है कि फ्रेड मरने से पहले कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था और वो रॉबिन के साथ विक्टर क्रील के बारे में पता करने हॉकिंस लाइब्रेरी चली जाती है। उधर टाइगर क्लब में माइंड फ्लेयर का अगला विक्टिम पैट्रिक होने वाला था, क्योंकि उसे भी विजन्स आना शुरू हो गए थे। पूरा टाइगर क्लब
एडी के लिए डस्टिन के पीछे लग जाता है, जिसपे लूकास ये जानते ही काफी डर जाता है क्योंकि टाइगर श्रॉफ को कंफर्मेशन थी कि डस्टिन को जरूर पता होगा कि एडी कहाँ है। पुलिस 11 को अरेस्ट कर लेती है एंजेला पे अटैक करने के लिए। मैक्स डस्टिन और स्टीव के साथ मेंटल एक्सपर्ट के पास जाती है क्योंकि उसने क्रिसी को भी वहां से निकलते हुए देखा था। उन्हें डाउट होता है कि डॉक्टर को जरूर उसके बारे में कुछ पता होगा, पर मेंटल एक्सपर्ट अपने पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देती है। लेकिन किसी तरह मैक्स चुपके से उसकी ऑफिस की कीज चुरा लेती है। उधर लूकास किसी तरह डस्टिन को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि पूरा टाइगर श्रॉफ उन लोग के पीछे पड़ा हुआ है, जिसपे वो लोग कहते हैं कि वो शाम में आके उन्हें स्कूल के ऑफिस मिले। शाम में वो सभी लोग स्कूल के ऑफिस में जा करके क्रिसी की फाइल चेक करते हैं, जहां उन्हें दिखता है कि उसी मेंटल एक्सपर्ट के पास फ्रेड भी आ रहा था और फ्रेड और क्रिसी को ठीक वैसे ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे जैसा कि मैक्स को फील हो रहा था। और तभी मैक्स को पहली बार माइंड फ्लेयर के विजन दिखते हैं और वो समझ जाती है कि अब अगली बारी उसी की है। दूसरी तरफ पुलिस से 11 को डॉक्टर ओवेंस ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि माइंड फ्लेयर वापस आ गया है और माइंड फ्लेयर से लड़ने के लिए अब 11 को ही सामने आना होगा। पर क्योंकि उसकी पावर्स नहीं है तो डॉक्टर ओवेंस के पास अभी भी एक तरीका है उसकी पावर्स वापस लाने के लिए। 11 डॉक्टर ओवेंस के साथ चली जाती है और डॉक्टर ओवेंस से कुछ लोग माइक विल और जोनाथन से मिलते हैं और फिलहाल उन्हें चुप रहने को बोलते हैं और 2 ऑफिसर उन्हीं के घर पे उनकी प्रोटेक्शन के लिए रुक जाते हैं। उधर स्टीव और पूरा ग्रुप ये बात करते हैं कि माइंड फ्लेयर का सबसे पहला विक्टिम विक्टर क्रील था, पर फैमिली पे अटैक होने के बाद भी विक्टर क्रील कैसे बच गया। मैक्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए नैन्सी और रॉबिन दोनों भेद बदल के विक्टर क्रील से मिलने जाते हैं क्योंकि उस टाइम का वही एकमात्र सर्वाइवर था। दूसरी तरफ मॉर्निंग में जोनाथन अर्गाइल को कॉल करके वहां से भागने का प्लान बनाता है, पर तभी वहां कुछ लोग अटैक कर देते हैं जिसमें दोनों प्रोटेक्शन करने वाले ऑफिसर्स को गोली लग जाती है। जोनाथन, माइक और बिल किसी तरह से एक ऑफिसर के साथ वहां से भाग जाते हैं। मैक्स अपने सभी जानने वालों को आखिरी लेटर लिखती है और सबके साथ बिली की कब्र पे जाती है उससे आखिरी बार बात करने के लिए। अलास्का में जॉयस और मरे यूरी से मिलकर उसे पैसे देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली यूरी उन सबको डबल क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद हॉपर वहां से भागने में कामयाब तो हो जाता है, पर थोड़ी दूर जाके वो फिर से पकड़ लिया जाता है और इस बार हॉपर अकेला नहीं बल्कि उसके साथ एंजो भी पकड़ा जाता है। इधर हॉकिंस में नैन्सी और रॉबिन दोनों विक्टर से मिलते हैं। विक्टर उन्हें अपनी पूरी फैमिली की स्टोरी बताता है कि कैसे वो अपनी पूरी फैमिली को लेके काफी सालों बाद एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, जिसमें उसकी वाइफ, बेटी एलिस और बेटा हेनरी थे। सब कुछ 1 महीने तक ठीक रहा, पर 1 महीने बाद अचानक से काफी अजीब चीजें होने लगी और घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी और घर के एरिया में मरे हुए और कटे फटे जानवर की लाशें मिलने लगी। और एक दिन अचानक रात में खाना खाते समय माइंड फ्लेयर ने उसकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। और ये बात बताते बताते वो किसी म्यूजिक का भी जिक्र करता है और फिर अचानक से एंजल वाला सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। उधर मैक्स पे भी माइंड फ्लेयर का अटैक शुरू हो जाता है। तब डस्टिन रॉबिन को कांटेक्ट करता है, जिसमें रॉबिन और नैन्सी बताते हैं कि विक्टर ने उन्हें किसी तरह के म्यूजिक का हिंट दिया था और शायद सही तरह का म्यूजिक सुना के किसी भी पर्सन के माइंड को वापस से रिट्रीव किया जा सकता है। डस्टिन तुरंत मैक्स का फेवरेट सॉन्ग लगा देता है। मैक्स अपना फेवरेट सॉन्ग सुन के फिर से होश में आने लगती है और किसी तरह से माइंड फ्लेयर से लड़ के वहां से सक्सेसफुली भाग जाती है।